आप सभी लोगों को एसएससी क्लास पतूर में स्वागत है। बिहार बोर्ड के 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये जो है क्लास की जा रही है एसएससी क्लास पतूर के द्वारा, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, और सामाजिक विज्ञान में हम लोग पिछले जो क्लास में वीडियो में देख चुके हैं भूगोल में, उस भूगोल में ही अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और भूगोल के जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कृषि, बीटीबीसी जो बुक है उस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो बीटीबीसी बुक में चैप्टर 2 कृषि है, और कृषि के विषय में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अब समझते हैं कि, और उस पिछले जो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो क्या है, तो भारत में कृषि भूमि उपयोग, भारत में कृषि के विषय में पढ़ चुके हैं, भारत में कृषि के महत्व के विषय में पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है। हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कृषि भूमि के उपयोग किस तरह से होती है, किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है, हो रहा है। तो देखिए, कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुत बात सही है। आपको पता है कि जो खेती है वह बिना भूमि पर पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है बिना भूमि के। और भूमि कहने का मतलब भूमि ही केवल नहीं, भूमि का मतलब कि वैसी जो है मृदा, वैसी क्षेत्र जहाँ से इसके अच्छे जो है उत्पादन किए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पूरी तरह ये भूमि पर निर्भर है, और कृषि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का व्यापक महत्व होता है। फसल के उत्पादन में, अब मैंने जैसे अभी बताया कि भूमि, अब भूमि कहने का मतलब कि केवल भूमि से ऐसा नहीं कि जमीन है तो है खेती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके जो है गुणवत्ता, यानी कि भूमि की गुणवत्ता कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी उर्वरता है कि नहीं है, ये होना अत्यंत जरूरी है। और उसी में आपको बता दें कि ये बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह कि बंजर और ऊसर, जिससे कि आपको पता है कि जहाँ पर खेती नहीं की जाती थी, खेती पॉसिबल नहीं थी, बंजर थी, है ना, घास भी नहीं थे, उनको भी खेती के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था कर करके, उसमें खाद के इस्तेमाल कर करके हम लोग उसको बना सकते हैं खेती के योग। आगे कह रहा है कि कृषि योग्य भूमि को हम जनरली 4 तरह के भूमि में सम्मिलित करते हैं। और ये 4 तरह के भूमि में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिस खेत में माफ कीजिएगा, जिस खेत में लगातार जो है खेती हो रही है, उत्पादन उसमें होता है। दूसरा है चालू प्रतिभूमि, यानी कि खेती होती है लेकिन एक टर्म है ना, खेती होती है लेकिन एक टर्म है जो कि उस सर्कल पर हो रही है। अगला है अन्य प्रतिभूमि। अन्य प्रतिभूमि कहने का मतलब यह कि खेती योग्य तो है लेकिन पड़ती है, पड़ती मतलब कि उस पर खेती नहीं किया जा रहा है, बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अगला है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि खेती करने योग्य तो है लेकिन उस पर लोग खेती नहीं करते हैं, व्यर्थ यानी कि ऐसे ही जो है पड़ा हुआ है, उसके विषय में। अब हम आपको बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या तो बढ़ रहा है। अब निश्चित है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो 3 चीज तो मूलभूत आवश्यकता है। कौन कौन सी? तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो रोटी चाहिए और मकान चाहिए, तो निश्चित है कि ऐसे में जो कृषि योग्य भूमि होता है उस पर खेती जो है लोग करते तो हैं, लेकिन जनसंख्या जब बढ़ रही है तो आज के समय में ऐसे देख रहे हैं कि जो खेती योग्य भूमि है उस भूमि पर भी
लोग अपना आवास बना दे रहे हैं, फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, तो ऐसे में दबाव काफ़ी बढ़ गया है। और जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जो कृषक हैं, जो कृषि करते हैं, वो कृषि योग्य भूमि भी अब काफ़ी जो है उस पर दबाव बढ़ गया है। इसलिए तो जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। गैर कृषि कार्य कहने का मतलब यह होता है कि उसमें खेती नहीं होती है, जैसे कि उसमें मकान बना दिए, फैक्ट्री लगा दिए, दुकान लगा दिए, मार्केट लगा दिए, ऐसे में यह घटना घटित होती है, ये इसको गैर कृषि कार्य कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कृषि में उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो उसके दो तरीके जो है यहाँ पर बताया जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? तो पहला है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, यानी कि 1 हेक्टेयर है उसमें हम उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि एक विशाल क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, उस बड़े क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो उत्तम किस्म के खाद, बीज और तकनीकों के माध्यम से। अगला है एक कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसल उगाना, यानी कि अगर एक खेत है तो एक खेत में हम एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगा करके बेहतर फसल जो है उत्पादन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना एक खेत में, इसको शस्य गहनता कहते हैं। और शस्य गहनता जो है आपको बता दे कि एक ऐसा तरीका है जिससे कि गहन खेती होती है। उसी में है कि भारत में कृषि के योग्य कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि, यानी कि इतना प्रतिशत जो भूमि है वह किस पर आश्रित है? तो वर्षाधीन है, यानी कि जब वर्षा होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। और इन पर क्या कहता है? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि की फसलें जो है उगाई जाती है। अब मैं शस्य गहनता के विषय में अभी बताया कि एक वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसल उगाना शस्य गहनता कहलाती है। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उन कारकों के विषय में बता रहा है कि अगर हमको शस्य गहन की कृषि करनी है तो उसके लिए बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था, उच्च कोटि के उर्वरक, उन्नत किस्म के बीज, यंत्रीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल, कीटनाशक का इस्तेमाल, कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त, ये सारे जो हैं शस्य गहनता के प्रमुख कारकों में से एक कारक हैं। और इन सभी कारकों के द्वारा ही हम शस्य गहनता की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि इस शस्य गहनता को एक सूचकांक के द्वारा हम देखते हैं, जानते हैं। जिससे शस्य गहनता को एक फार्मूला के द्वारा बताया गया है कि कुल बोया गया जो क्षेत्र है उस बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है उससे भाग देते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर जो है भूमि है और एक कृषि वर्ष में तुम धान की फसल बोकर धान उगाते हो। इसके बाद रबी के समय उसी 2 हेक्टेयर भूमि में तुम गेहूं के फसल काटते हो। फिर जैद के समय कम अवधि में तैयार होने वाली मूंग की फसल बोकर के कटाई कर लेते हो। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में एक खेत में 2-2 कर करके 6 बार यानी कि फसल उगाया गया, लेकिन टोटल भूमि कितना था? तो 2 ही था। तो कुल जो है बोया गया क्षेत्र कितना हुआ? तो जान रहे हैं कि एक खेत में 2 से 3 बार यानी कि 3 बार उगाए गए, यानी कहने का मतलब है कि कुल बोया गया क्षेत्र कितना हुआ? 6 हुआ। और कुल खेत कितना है? तो 2 हेक्टेयर क्षेत्र है कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और इस तरह जब हम देखते हैं तो 100 से गुना करते हैं, यानी कि 2 तिहाई 6 यानी कि 3 लगभग कितना हुआ? तो 300, यानी कि 300% आपकी जो है एक खेत में क्या हुई? शस्य गहनता हुई, यानी कि इतना जो है उत्पादन आपके एक खेत में एक वर्ष में हुआ।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम शस्य गहनता के बारे में आकलन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला है शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं क्या होती है? तो शुष्क भूमि कृषि की विशेषताओं के विषय में यहाँ पर यह कह रहा है कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? शुष्क भूमि कृषि की विशेषताओं। यथार्थ कहने का मतलब कि वह क्षेत्र जो सूखा, लेकिन जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु में उस जल को संरक्षित किया जाता है, और संरक्षित करने के बाद जब शुष्क समय यानी कि जब गर्मी की टाइम आती है तो उस गर्मी के समय में उसका हम लोग उपयोग करते हैं खेती के लिए। इस आवश्यकता से अधिक जल को हम भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए भी संरक्षित रखते हैं। जैसे कि जनरली आपको पता है कि जब वर्षा के समय में हम गड्ढा में या तालाब में या झील के माध्यम से एक तरह से पानी को स्टोर करते हैं, तो इससे पानी क्या होता है? धरती के अंदर रिस रिस करके जाता है, और उस जल को भूमिगत जल कहते हैं, जो कि हम पुनः इस्तेमाल करने के लिए ट्यूबवेल के माध्यम से उसको क्या करते हैं? पुनः पूर्ति करते हैं, यानी कि पुनः इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं उसको। शुष्कता के कारण मिट्टी की जो है ऊपरी परत, अब ये होता है शुष्क भूमि कृषि में कि निश्चित है कि मिट्टी जब सूखेगी तो वह जो है हवा के माध्यम से उड़ जाती है, यानी कि उसका कटाव होता है, ऊपरी परत कट जाएगी। तो निश्चित है कि आपको पता है कि ऊपर वाला जो परत है, जो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है वो तो रहेगी नहीं, तो ऐसे में मिट्टी की उर्वरता बरकरार नहीं होती। शुष्कता के कारण ही यहाँ के मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। और शुष्क भूमि के विषय में यहाँ पर यह है कि शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः जो गरीब लोग करते हैं, गरीब किसान करते हैं, जिनके पास जो है उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक संसाधनों का क्या रहता है? अभाव रहता है, जिससे वे बेचारे ये कर नहीं पाते हैं। उसी में यह कह रहा है कि जिससे उनके जो इस तरह से खेती करते हैं इससे कृषि के द्वारा उनकी आय क्या होती है? कम होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन के माध्यम से लोग करते हैं। उसके बाद यह कह रहा है कि गरीब किसान के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं। अब निश्चित है कि जो गरीब किसान हैं, एक तो उनके पास भूमि का अभाव रहता है, दूसरे में बेहतरीन जो है खेती करने के लिए उनके पास साधन नहीं है ना, और साथ में उनके पास जो है अच्छे पूंजी नहीं होती है, इसके वजह से वह खेती नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने योजनाएं चलाई, और वह योजना जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया। सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्य जो है चलाया गया। उसके बाद जो है रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया, जिससे कि जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उन किसानों को इन योजनाओं से लाभ मिले और उनके आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक ठीक किया जा सके। उसी में शीघ्र तैयार होने वाले फसलों के बीज भी तैयार किया जा रहा है, जिससे क्या है हाइब्रिड बीज के नाम सुने हैं। तो इस तरह से क्या है, इसी तरह के बीजों का जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, जिससे कि लोगों के जो है फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो। कृषि के नए तकनीकों का विकास हो रहा है, जिससे कि नए नए और उन्नत तकनीक के आधार पर लोग खेती कर रहे हैं। उसी में आपको पता है हार्वेस्टर है, रोटावेटर है, सीडर है, और बहुत से खेत जोतने वाले मशीन आ गए हैं, बीज बोने वाले मशीन आ गए हैं, फसल काटने वाले मशीन आ गए हैं। जल छिंचन एवं संग्रहण तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि जल संग्रहण लोग करें, क्योंकि जब गर्मी के टाइम आता है, जब वर्षा नहीं होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस जल छिंचन के द्वारा उस जल का इस्तेमाल आप सिंचाई में कर सकते हैं। उसी में पशुपालन और मुर्गी पालन भी एक कृषि का एक पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। मत्स्य पालन किया जा रहा है, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग, ये सभी जो हैं एक तरह से महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं, जो कि खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत में ज़्यादातर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क कृषि भूमि जो है कहते हैं, एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब हम आपको यहीं तक आज के लिए पढ़ा रहे हैं, और आज इस वीडियो में हम यहीं पर आप समाप्त करने जा रहे हैं। और आप लोगों को हम खास करके यह बात जरूर नोट करने के लिए बोलेंगे कि जो पढ़ाया गया है वह ध्यान से देखिए, अपनी बुक को अपने समक्ष रखिए, और जो इस विषय में
नहीं जानते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि बिहार बोर्ड के लिए 10th क्लास के जो क्लास है आप लोग को चलाई जा रही है, तो उसके विषय में उनको जानकारी दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वह जो उनके पास करने की क्षमता है वह इसके माध्यम से कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।